नारी नमन, हर नारी का अभिनंदन। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। अभी शुरू में मैंने एक शब्द नारी का इस्तेमाल किया। वही नारी जो अपने आप में ही एक संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो अपने आप में ही एक शक्ति है। और यहाँ मेरे सामने मौजूद है मेघा शर्मा जी, जिनका खुद का ये एनजीओ है। तो मैं इनके ही मुंह से इनके एनजीओ के बारे में सुनना चाहूँगी। इनकी क्या प्रेरणा थी, आपने कैसे एनजीओ शुरू किया? एक्चुअली मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं इग्नू में लेक्चरार हूँ पिछले 10 साल से। लेक्चरार एज अ एकेडमिक काउंसलर मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ा रही थी और उसी बीच अलग अलग एनजीओज़ में वर्क किया, पहले हरियाणा में और फिर उसके बाद हेल्पेज इंडिया, बहुत सारे एनजीओज़ में वर्क किया। देन आई डिसाइडेड कि मुझे सेवा करनी है। लाइक मेरे को अर्निंग का इतना फाइनेंशियली मैं बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मुझे लगा कि फाइनेंशियली मुझे इतना नहीं है, लेकिन मुझे चाहे 10 बच्चे पढ़ाने हैं, लेकिन ना बस ऐसे मन में, क्योंकि मैंने सिविल्स की तैयारी की थी और 8 साल आईएएस की तैयारी का जो मेरा वो प्रोफेशन था, उसमें यही था कि मुझे सेवा करनी है। लास्ट चाहे आप ऑफिसर बन रहे थे या आप सोशल वर्कर बन रहे थे, जो मोटिव था वो सेवा था। तो आई विल डिसाइडेड कि नहीं, मुझे चाहे 10 बच्चे पढ़ाने हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। जॉब तो कर रहे थे बट हैप्पी नहीं थे। ऐसा लग रहा था बस सुबह जाना है, रात को आना है, और क्यों करना है, किसके लिए करना है। अर्निंग सिर्फ कमाओ और यही लाइफ, नॉर्मल लाइफ सबकी तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और एक चैलेंजिंग लाइफ मुझे जीनी थी। और मेरी आइडियल मेरी मदर रही हैं इसके लिए, क्योंकि वो, और कुमुद, एनलाइटेंड कुमुद में, कुमुद मेरी मदर का नाम भी है। और एनलाइटेंड का मतलब जैसे आप जानते हैं, एक रोशनी की किरण होती है, और कुमुद भी रात को खिलने वाला फूल होता है। तो हमने दोनों वर्ड को जोड़ के इसका नाम रखा। और पर्पस यही था कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत सारे बच्चे हों और ऐसा पूरा सेटअप हो। बस ऐसा था कि सेवा करनी है, चाहे, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी एंड आई हैव ओनली एजुकेशन। कोई स्किल ऐसी थी नहीं कि डांस आता हो, थिएटर आता हो तो वो भी सिखा पाऊँ। तो मुझे ये था कि कभी भी जॉब करके उतरती थी तो यहीं उतरना होता था, मॉडल टाउन। तो लगता था कभी भी पढ़ाऊँगी ना तो इन्हीं बच्चों को पढ़ाऊँगी जो ये रेड लाइट पे घूमते रहते हैं या मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं। फिर 10-15 बच्चों से 2018 में ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया, मदर को ही लेके, क्योंकि ट्रस्ट का एक रूल होता है कि उसमें आप 2 ही मेंबर कर सकते हैं। और उसके बाद पढ़ाना, और टीम थी, इंटर्न्स थे, अपने कॉलेज के स्टूडेंट थे जिन्हें पढ़ा रही थी, तो इंटर्नशिप कंपलसरी थी, तो उन्होंने भी साथ दिया। एक बड़ी बच्चों का साथ रहा, मेरे साथ कॉलेज के बच्चों का भी। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाना, फिर पढ़ाते पढ़ाते लगा कि वुमेंस को भी पढ़ाना, तो इनकी मदर्स को भी पढ़ाने लगे। फिर सिलाई का काम सोचा कि अब चलो कुछ सिखा देते हैं, क्योंकि घरों में काम करते हैं ज़्यादातर, और ये पीछे पुलिस कॉलोनी है, तो घरों में काम के साथ साथ कोई स्किल भी आनी चाहिए। तो एक सिलाई वाले रख के सिलाई भी सिखाना स्टार्ट करे। और फिर धीरे धीरे बच्चों को कब थिएटर, योगा, डांस, सारी एक्टिविटीज़ में डाल दिया, जिसको जिसमें जाना था। मेरा बस ये पर्पस था कि ऐसा नहीं था कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हमेशा रही हूँ, तो मेरा ये नहीं था कि नहीं आप बहुत सिर्फ एजुकेशन में जाओ, आप जिसमें भी जाओ दिल से जाओ। तो जिसका जिसमें डांस में जाने का मन था डांस में जाओ, जिसको योगा में जाना है योगा में जाओ। फिर स्ट्रगल बहुत रहा, क्योंकि सिंगल, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो सारे भाई बहनों में बस सब बिजनेस में थे। मेरा ही डिसीजन था मुझे सोशल वर्कर बनना है। तो पहले फैमिली थोड़ा सा, तो आप जानते ही हैं कि लड़कियों के लिए आते हैं चैलेंज कि आप कैसा काम करोगे, आप स्लम में कैसे जाओगे वहाँ, तो क्योंकि क्रिमिनल जोन एक बड़ा होता है स्लम्स में, तो आप कैसे एंटर करोगे, कैसे फेस करोगे। उसके बाद जो ये एरिया था, ये पूरा स्लम, पूरा जो जंगल था, ये आप जितना एरिया देख रहे हैं पूरा जंगल था। इसे क्लीन किया हम लोगों ने जेसीपी चलवा के। और फिर पीछे पुलिस लाइन चैलेंजिंग, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये स्लम वाले यहाँ आ रहे हैं तो हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। केसेस बहुत फेस करने पड़ रहे थे। बट 7 इयर्स, लाइक आपकी पूरी अर्निंग जो भी मैं इग्नू से कमा रही थी वो यहाँ लग रहा था। और एक सेटिस्फेक्शन ये था कि यार नहीं, 10-15 नहीं बने, एक भी बच्चा अगर बन गया तो जो मेरा मोटिव है लाइफ का कि सेवा करके हम कुछ अचीव करेंगे लाइफ में, तो वो सिर्फ ह्यूमैनिटी है, तो वो मैं अचीव कर पाऊँगी। और मैं आपको बताऊँ, कब 30 से ये बच्चे 70 हुए, 75 हुए,
और मुझे खुद नहीं पता चला। आज भी स्ट्रगल जारी है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी हमारे को प्रोजेक्ट बनाने नहीं आते हैं, तो अभी और इतने ज़्यादा मिनिस्ट्री में लिंक नहीं है, गवर्नमेंट में लिंक नहीं है, तो हमारे को फ़ंड रेजिंग नहीं है। बट ठीक है, जितना भी मैं कमाती हूँ वो इन बच्चों पे लगाती हूँ, इनकी जो भी ज़रूरतें हैं। फाइनली यहाँ पे 9th से आगे कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं था और सबका यही होता था कि हाँ रिक्शा चलाना है। या आज मेरे बच्चे कॉलेज में जा चुके हैं, और एक बड़ा बैच 11th और 9th में है, और वो भी अब कॉलेज सबका ये है, मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। और अब एक जो रिलैक्स है वो ये है कि अब बच्चे खुद ही संभालते हैं। हमने इन्हीं के बीच में इन्हीं को बोला कि कल को अगर मैं नहीं रहती हूँ तो तुम इसको बंद करोगे या इसको चालू रखोगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम स्टार्ट ही रखेंगे। तो आज वही बच्चे जो कल तक मतलब बाहर, आप सोचो, रेड मंदिर के बाहर रहते थे, रेड लाइट पे रहते थे, खेलते रहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। और इन्होंने किया। देखो, मेरे लिए तो चैलेंजेस थे ही, लेकिन इन बच्चों के लिए भी चैलेंजेस थे, क्योंकि आपके साथ सिर्फ 3 या 4 घंटे रहना है, और आप एक हमेशा एक ऐसे बैकग्राउंड में रह रहे हो जहाँ पे गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रहा है, नशा है, ये सारी चीज़ें आप वो देख रहे हो, और उस बीच में ये डिसाइड करना कि मुझे बदलना है, क्योंकि दीदी आ रही है या मेगा मैम आ रही है, तो हमें अपने आप को बदलना है, हमें कुछ करना है। ये जो मोटिवेशन इन्होंने मुझे दी है, मैंने इनको अगर दी है तो इन्होंने मुझे भी दी है। मुझे भी लगा कि अगर ये बदलना, और जब तक एनलाइटेंड में एक भी बच्चा है, मेरा यही डिसाइड है कि एक टाइम ऐसा भी आया 100 क्रॉस किया है बच्चों ने, और आज ऐसा भी है कि 25-30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। मैं कहती हूँ अगर कल को 2 भी रह जाएंगे ना, तो सिर्फ उन 2 को बनाना है, क्योंकि सबसे जो सेटिस्फेक्शन की चीज़ वो ये है कि खुद की मेहनत है, सारा मेहनत की है, अपना जितना कमाया है, अपने शौक़ मारे हैं, अपनी एक लाइफ होती है, सब चाहते हैं हम घूमें फिरें खाएं पिएं। मुझे याद नहीं मैं कब अकेले घूमने गई थी या कब किसी बड़े होटल में खाने गई थी, क्योंकि जब आप आते हैं ना सेवा में, तो आपकी अपनी बहुत सारी चीज़ों को कम करना पड़ता है, तब आप सेवा कर पाते हैं। और मेरे बच्चे अब बहुत अच्छे कॉलेजेस में परफॉर्म कर रहे हैं, थिएटर करते हैं, हर जगह से इनके वजह से मुझे सिर्फ तारीफ़ मिली है। और आप इनका योगा अगर आप देखेंगे, अभी भी हम 6 तारीख को अम्बेडकर कॉलेज जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे ये परफॉर्मेंस करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हुआ है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप इनसे अभी बोलो अभी योगा करके दिखाओ, ये मैट लगाएंगे और करके दिखा देंगे। अभी देखेंगे आप इनका योगा, बहुत खूबसूरत मेघा जी। मेरा सवाल दूसरा ये रहेगा कि अभी आपने चैलेंजेस की बात करी, आपने सभी चैलेंजेस मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने खुद ही बता दिए। महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? देखिए, मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी एज की भी हैं, क्योंकि सोशल वर्क ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम 50 के बाद करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तो एनजीओ बनाएंगे, फिर सेवा करेंगे, पहले अपनी गवर्नमेंट जॉब पूरी कर ले। बहुत टफ होता है। जब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया था, मेरी अच्छी खासी जॉब थी, और अपनी जॉब छोड़ के आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप सेवा में आ रहे हैं, और वो भी बीइंग अ गर्ल। आपको क्योंकि सबका होता है कि आपकी शादी होनी है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो ठीक है, और अगर आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि अब शादी करनी नहीं है, तो चैलेंजेस जो जब कोई भी लड़की कोई बड़ा स्टेप लेती है, चाहे हमारे ना इंडियन कल्चर का या सोसाइटी का एक वो है कि आप सिर्फ टीचर बनो, सुबह से दोपहर तक की जॉब करो, फिर फैमिली संभालो। लेकिन जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, और स्पेशली जब आप सोसाइटी का सोचते हैं, तो आपको फेस तो करना पड़ेगा, फाइट तगड़ी रहेगी। और ये चैलेंजेस मेरे साथ नहीं, मैं अपनी गर्ल्स को भी ये सिखाती हूँ। जब वो बोलते हैं ना मैम हम कैसे करेंगे, हम एनजीओ वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि कंपलसरी होता है सोशल वर्क में इंटर्नशिप करना, तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि देखो, अब अगर आ गए हो, जब ओखली में से डाल ही दिया, तो अब ये मत पूछो कितना, अब ये सोच लो कि तुमने अपनी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दी है सेवा को, और सेवा सिर्फ कुर्बानी मांगती है। आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस सेवा के बदले कुछ मिलेगा। हाँ, कहते हैं ना कि बुरा कर्म तो हम सबके, जैसा कृष्णा ने कहा है कि कर्म तो हम सबके काम आगे भी दिखेंगे। मैं गलत करूँगी तो गलत कर्म कल को आएंगे, और मेरे बच्चों में भी जाएंगे। आपको यहाँ की वाइब्स से ही पता चला होगा कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, क्योंकि आप अगर अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उसका जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो आपके कर्म पे ही आता है। अगर आप बोले तो ये चैलेंज तो रहता है कि एक लड़की के तौर पे ये इस तरीके का स्टेप उठाना। बट अगर आपने हिम्मत जुटा ली है ना कि अब
अब ऐसे हो जाता है कि कौन क्या बोल रहा है, हाँ बोलो बोलो हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी सेवा ही मेरा मकसद है लाइफ का, और मेरे बच्चों का भी। किस ईयर में ये स्टार्ट किया था? ये 2080 का रजिस्टर्ड है हमारा, 18 का, और 7 ईयर होने वाले हैं, 7 ईयर रनिंग है। और 7 साल में लगभग कितने बच्चों से आप जुड़ी हैं? हमारे पास 104 का डाटा रहा है, और अभी भी 60 to 70 बच्चे डेली विजिट के हैं एनजीओ में। अभी भी आप देख सकते हैं 40-50 बैठे हैं, कुछ स्कूल्स गए हैं, कुछ एग्ज़ाम देने गए हैं। तो मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो 7-8 से आगे तक का डाटा ही नहीं था हमारे पास। अभी तो हमारा एक बच्चे ने इस साल CUT क्वालिफाई किया और वो सत्यवती कॉलेज में पहुंचा है, तो उसकी डेडिकेशन, वो ही इज़ द फर्स्ट चाइल्ड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया है। और उसके साथ साथ अब अगला 9th और 11th का बैच आ रहा है 7 और 6 बच्चों का, और उनमें मुझे लगता है कि मैं जो प्रे कर रही हूँ, ऐसा नहीं था कि बच्चे ज़्यादा नहीं थे कॉलेज तक पहुँचने के लिए। देखिए चैलेंज यहीं पे फेस करना पड़ा। जैसे ये 10th क्रॉस करते हैं ना, तो ऐसा कल्चर है कि आप लेबर वर्क में जाओ, क्योंकि ये लोअर क्लास है, तो लेबर वर्क में आपको जाना ही पड़ेगा। वो 10th का जो एक 6-7 बच्चों का बैच होता था, वो 11th में टूट जाता था। आप सोचो 7 बच्चों का बैच था और सिर्फ एक बच्चा कॉलेज गया, बाकी किसी की शादी हो गई, किसी ने जॉब कर ली, किसी ने रिक्शा खरीद लिया, वो करने लगे, सिर्फ एक बच्चा। तो आप सोच रहे हो अगर 70 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रहा है, तो आप मान इसके लिए कुछ सोचा है आगे की, कुछ ऐसी योजनाएं हैं? हाँ देखिए क्या होता है ना, अब जो एक गया ना, जब एक कुछ बनता है उन्हीं के बीच में से, तो 100 अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो जो बाकी के अब आ रहे हैं, अब बैच आ रहा है, उनको मोटिवेशन के लिए मेघा शर्मा की इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरी टीम की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो खुद मोटिवेट हो रहे हैं कि हमें भी देखना है कि ऐसा है क्या यूनिवर्सिटी में। और इसके लिए मैं आपको बताऊं तो मैं इनको हर साल अलग अलग जगहों पे विज़िट कराती हूँ, और सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी विज़िट कराती हूँ कि देख लो ये चिल वाली लाइफ जीनी है ना, तो पढ़ना तो 12वीं तक बेस्ट ही पड़ेगा। और हर साल हम लोग एक ट्रिप करते हैं, साल के अप्रैल में जब इनके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, तो जो बच्चे सबसे अच्छा स्कोर मार्च में करते हैं उनको लेके हर साल हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों का अमृतसर और वैष्णो देवी का प्रोग्राम किया था हमने। उससे पहले हम उदयपुर गए हैं, हम केदारनाथ बद्रीनाथ गए हैं, और इनके साथ साथ मैं भी अपना, क्योंकि अकेले नहीं जाने देते थे, मैं अब फैमिली कहती है कि हाँ इसको टीम को लेके जाना है। हाँ अकेले नहीं जाना हो पा रहा है अभी भी, लेकिन बच्चों को लेके, और इस बारी का जो प्लान है वो राजस्थान जैसलमेर का बन रहा है। तो हर साल एक ट्रिप, और वो सिर्फ इसलिए कि एक्सपोज करें अपने आप को, अलग अलग जगहों पे ले जाना, इनको जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इनको दिखाना, क्योंकि ना जितने भी स्लम में लोग रह रहे हैं उनकी दुनिया उतनी ही है। जब आप उनको वहाँ से बाहर निकालोगे ना, तो उन्हें पता चलता है इतनी बड़ी दुनिया है हमारे आसपास। मतलब इनको मतलब बड़े मार्केट्स में ले जाके शॉपिंग कराना, बड़े रेस्टोरेंट में बैठा के खिलाना कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे बात करते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का हो, तुम्हें अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। बच्चा अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है। उनको मतलब ऐसा होता है, बच्चों को लगता है कि हम स्लम से आए हैं, हम कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो हम कॉन्फिडेंस यहाँ से भर देते हैं कि इतने, मतलब तुम्हें वहाँ इतने कपड़े वाले भी और कैसे भी वेस्टर्न बच्चे मिले, कैसे भी मिले, तुम लोग उन्हीं के तरीके के हो और तुम्हें वही लाइफ जीनी है। ये जो क्लासिफिकेशन किया है ना, ये हम लोगों ने किया है, और ये क्लासिफिकेशन भगवान नहीं करके भेजता है। एक मजदूर का बच्चा भी राजा बन सकता है। हाँ, और यहाँ मैं बस वही मोटिव लेके आई हूँ कि मुझे पता है कि मेरा एक बच्चा तो राजा बनेगा ही बनेगा। एनजीओ की सबसे बड़ी सफलताएं क्या हैं? और अगर हम फंडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो फंडिंग कहाँ से आती है? देखिए सफलता तो आप पूछिए मत, आप अभी मैं आपको खुद ही दिखाऊंगी कि हमने हर जगह अचीव किया है। हम जहाँ जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस, इनका कॉन्फिडेंस, और मैं बता रही हूँ ना, 20 बच्चों से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास 70-80 बच्चे पहुँच रहे हैं, तो वो डाटा जो बढ़ रहा है कि एजुकेशन के लिए, उससे भी बड़ी कि हमें स्कूलों ने तारीफ़ की है। बच्चे स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं, और स्कूल का रिज़ल्ट है कि हम सोच रहे हैं हम ये चीज़ें नहीं सिखा रहे, बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं। हर प्रोग्राम्स में इनके प्रिंसिपल और टीचर्स आते हैं, और हमें सारे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टा पे हमारा काम देख रहे हैं, और वो खुश हो रहे हैं कि मतलब स्कूल भी कहीं ना कहीं ये मानता है कि हम जिस तरीके से स्किल्स पे काम कर रहे हैं, जब तक आप स्किल पे काम नहीं करेंगे ना बच्चे की, स्कूल सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसमें अगर वो स्किल को अच्छा कर दे, जिसमें बच्चा थिएटर में है, मेरे बच्चे कबड्डी में भी हैं, फुटबॉलर एक बच्चा बन रहा है, उसमें उसको मतलब मोटिवेट करे कि आप जाइए उसमें जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं,
तो ये सबसे बड़ी सफलता है कि बच्चों ने अचीव किया है मेडल, ट्रॉफीज़। आप अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगी ऑफिस में कितने मेडल्स और ट्रॉफी हर साल ये जीत रहे हैं और स्कूल से जीत के आ रहे हैं। देखो आपकी जो स्कूल तक की जर्नी होती है ना, वो बहुत, क्योंकि वो बेस है। बिल्डिंग तो आपके घर का अगर बेस कच्चा है ना, तो आपकी बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। तो हमारा जो रूट्स हैं और हमारा जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो ये तो सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी कि हमारी रूट्स स्ट्रांग हुई हैं। और फंडिंग की बात करें तो देखिए, ये चैलेंज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं जल्दी से बोल नहीं पाती हूँ कि मुझे पैसा चाहिए या बच्चों की ये ज़रूरत है। हाँ, लोग आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। भगवान की दया से हमारे को स्टेशनरी मिलता रहता है, तो इन बच्चों को कॉपी पेंसिल बाहर से नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जब फाइनेंशियली, जब इनकी फ़ीस की बात आती है, क्योंकि पेरेंट्स की एक शर्त थी कि अगर आप इनको आगे तक पढ़ाते हैं तो हम इनकी फ़ीस नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है। हम इनकी या तो लड़कियों की शादी करेंगे, हमें गांव ले जाके शादी करनी है, और मेरी शर्त थी कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो फिर आप इन्हें नहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने मेरी शर्त मानी है, तो मुझे उनकी माननी पड़ती है। फ़ीस की प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चों की पढ़ाई इस वजह से भी छूट रही है क्योंकि पेरेंट्स नहीं हैं, कईयों के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, तो उनको, वो घर के बड़े बच्चे हैं तो उन्हें अपने घर का खर्चा भी देखना होता है। अभी तक तो जो इग्नू से मेरी अर्निंग है वो है, और मेरे फ्रेंड हैं, मेरे कज़न्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट लेवल पे मुझे अभी कोई फंडिंग नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है हमारे पास। हम भागते ही रहते हैं, कभी हम अलग अलग ऑफिसेज में जा रहे हैं, एमएलए से भी मिले हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत बैक में पड़ जाते हैं, इतने हमारे लिंक नहीं हैं। मीडिया पे भी आप जानते हैं कि इंस्टा और इन पे भी लोग नॉर्मल जो आपको जानते हैं वही फॉलो करते हैं, या फॉलोअर्स में भी वो वाला सीन नहीं है कि हाँ आप बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक टेक्निकल बंदा होना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर मैं टीम रखती हूँ तो मेरे को सैलरी के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो एक नया चैलेंज आ जाएगा कि अब इसकी सैलरी कहाँ से निकालूं। तो वो सैलरी वाला इशू मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मेरे पास फंड होगा तो डेफिनेटली एक टीम होगी अच्छी, और वो बच्चों को आगे तक ले जाने में हेल्प करेगी। लेकिन फिर भी भरोसा है कि अभी 7 ही हुए हैं, अगले 10-15 साल में तो कर ही लेंगे। अगर आप जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं ना, तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन लेट मिलेगी बट मिलेगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आपने जो ये एनजीओ चलाया बच्चों के लिए, तो सिर्फ एजुकेशन को ही आपने एक हाईलाइट क्यों दिया एनजीओ के लिए? जैसे एनजीओ और भी उसके चल सकते हैं, तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही क्यों लिया आपने? मैंने आपको ये लाइन पहले उसमें ही बताई थी कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास सिर्फ एजुकेशन ही थी, और मेरी मदर इज़ वेरी एजुकेटेड लेडी, तो वो ना हमें कहती थी कि एक सिर्फ पढ़ाई ही ऐसा ज़रिया है जिससे तुम अपनी हर चीज़ पूरी कर सकते हो। ठीक है, इश्यूज आते हैं कि आप फाइनेंशियली अगर नहीं हैं, आज के टाइम में आप जानते हैं जिस तरीके से हर जगह डिमांड होती है कि आप इतना दीजिए, कई जगहों पे चैलेंज होते हैं, लेकिन उसके अपार्ट भी आज भी अगर हमारी कम्युनिटी अवेयर नहीं है या एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अवेयरनेस है। लोगों को ये लगता है, मेरे लिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे लिए, मैं बच्चों को बोलती हूँ पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ 5 जामुन के पेड़ हैं, 2 पन्नी भरो, गलियों में जाओ, तुम दिन के 500-300 रुपये कमा के आ जाओगे। प्रॉब्लम है कि आप एजुकेटेड हैं या नहीं है, आप कोई आपको कुछ दे रहा है तो आप रिगार्ड कर रहे हैं या नहीं है, या आप थैंक्स बोल रहे हो, सॉरी बोल रहे हो। ये जो एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत सिंपल जो जेन्युइन वर्ड्स हैं, वो भी अगर आप नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है, या लोग कहते हैं अरे अनपढ़ है। तो स्टार्टिंग से ही जैसे मेरा बेस रहा, मेरी मदर ने बोला कि आप पढ़ो। उन्होंने मुझे हम सारे भाई बहनों को बोला था कि तुम्हें पढ़ना है या तुम्हारे को एक ऐश वाली लाइफ जीनी है, ये तुम डिसाइड करोगे। तुम अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है, शादी करो, क्योंकि मारवाड़ी हूँ तो अच्छा है, पैसा है, शादी करो और ऐश की लाइफ जियो। और अगर पढ़ना है तो फिर स्ट्रगल खुद डिसाइड करना। तो डेफिनेटली मैंने पढ़ाई चुनी, उसमें सक्सेस नहीं, कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस एक ज़रूरी नहीं है किसी को मिले, लेकिन वहाँ से हताश नहीं हो सकते आप। अगर आप IAS, IPS, IFS नहीं बन रहे हैं, आपका मोटिव क्या है लाइफ का? सेवा।
है ना। एवरी पर्सन वांट सेवा। आपको जितनी खुशी आप एक बंदे की सब हेल्प करके कर सकते हैं ना, आप पूरे दिन में क्लब चले जाइए, आप हौज खास चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि आप इतने खुश हो सकते, नहीं आएगी। और आप उसी दिन, मैं बोल रही हूँ आपको, आप ऑर्फनेज जाइए, आप ओल्ड एज होम जाइए। मैंने इतने ओल्ड एज होम्स के साथ काम किया है हेल्पेज इंडिया में रह के। जब उनके साथ बात करते थे ना कि उनके बच्चों ने उन्हें वहाँ छोड़ा है, फिर भी उनमें जो एक जज्बा होता था कि नहीं नहीं मेरा बच्चा बुरा नहीं है, वो ना थोड़ा सा हो जाता है ना, मन नहीं लग रहा था। इसलिए मतलब वो बुरा, हमारा जो कल्चर है इतनी खूबसूरती है कि एक माँ बाप जो अलग हो चुके हैं वो तब भी अपने बच्चे को कैसे प्यार से बोल रहे हैं, नहीं नहीं वो गलत नहीं है, वो बन नहीं रही थी ना, इसलिए हम यहाँ आके रहे। तो हमारा जो देश है या जो हमारा कल्चर है ना, वो इतना खूबसूरत है कि इसका जो भाव है, एक एक चीज़ अगर आप उसको फील नहीं करेंगे ना, हर चीज़ में खूबसूरती है। सेवा में तो जितनी खूबसूरती है ना, हमें लगता है क्यों गुरुद्वारे में हमें अच्छा लग रहा है, क्यों मंदिरों में भी भले ही हमारे को ये लगता है कि वो मंदिरों में आगे जाके मांगना है वो, लेकिन जब वो खिचड़ी मिलती है ना सेवा की, या वो फ्रूट मिलता है, फल मिलता है, उसकी जो खुशी है, या जब आप बांटते हो वहाँ पे या फल देते हो, तो वो जो खुशी है, या जब आप गुरुद्वारे में बैठा के खिलाते हो, जूते चप्पल साफ़ करते हो, जल पिलाते हो, आप पूरे दिन में कुछ मत करिए, किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हो ना सेवा के नाम पे, तो खुशी देती है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ कहाँ से आएगी, ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी, सिर्फ एजुकेशन से। कोई भी अनएजुकेटेड बंदा नहीं कहेगा कि अरे कमाओ मत, सेवा करो, जाओ, सेवा करनी ज़रूरी नहीं है। हर एजुकेटेड बंदा, अगर आपने अच्छी एजुकेशन अर्न करी है तो आपका पहला मोटिव होगा कि जैसे मैंने सक्सेस ली है, या हारने के बाद भी मैंने अपनी लाइफ को जैसे एक वे दिया है, जिस तरीके से इसको सजाया है। हर इंसान, मेरे बच्चे हर साल में 2 बार 3 बार गुरुद्वारे, नानक देव गुरुद्वारा है, जाते हैं। सारा गुरुद्वारा इन्हें जानता है, ये बर्तन मांजते हैं, खाना खिलाते हैं, पूरा इनको सेवा आती है। और मैंने इनको यही सिखाया कि हमेशा ये रखो, ये अगर आदत छूट गई ना, ये आदत आ गई तो इतना आएगा कि तुम रख नहीं पाओगे। और यही चीज़ हमें सिर्फ ये करना जो है ना, ये करना एक अच्छी शिक्षा सिखाती है। एक अच्छी शिक्षा हमेशा आपको देना सिखाएगी, वो छीनना या लेना नहीं। मेघा जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप खुद एक प्रेरणा हैं इस देश के लिए, देश के युवाओं के लिए। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, आप खुद उनसे इमोशनली अटैच हो चुकी होंगी इन 7 साल में। बहुत इमोशनली तो आप पूछिए मत कि अगर मुझे जब कोई छोड़ के जाता है तो मुझे 1 हफ्ता बुखार आ जाता है कि वो मुझे छोड़ के क्यों गया है। क्योंकि ना आप जब अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं ना उस चीज़ से, आप इतनी अच्छी मतलब अगर आज एनलाइटेंट की बात हो, या एनलाइटेंट मैंने और भी एनजीओज़ के साथ जुड़ी हूँ, जैसे गुलाबी बाग में एक एनजीओ लिव टू गिव है, वहाँ के जो बच्चे मुझे प्यार देते हैं। आपको पता है, मेरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास हस्बैंड नहीं है, या मैं मदर फादर से कैसे इस एज में करूँ। मेरे बच्चे हैं, अगर मैं उदास होती हूँ ना तो आके मुझसे, अभी आपने देखा मेरी एंट्री पे कैसे मस्ती कर रहे हैं वो। और ये कल्चर भी मैंने नहीं सिखाया कि लड़के पैर छुएंगे, क्योंकि हमारे देश का कल्चर था। क्योंकि जो आपके अंदर की पॉजिटिव वाइब्स है, जब आप उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे तो वो उनमें जाएगी। मैं भी जब आई थी तो सबने मेरे पैर छुए। वो ज़रूरी है। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप पैर क्यों छुआते हो, ज़रूरी है। आप अगर इस देश के हैं, हमारे देश में लड़कों को पैर छुआना किया गया था क्योंकि ब्लेसिंग्स दी जाती हैं और आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स उनमें डालते हैं। और लड़कियों में तो ऑटोमेटिकली माता रानी की वाइब्स होती ही हैं, तो वो इसीलिए वो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं। लड़कियां तो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं, तो उनको पैर इसलिए नहीं छूने दिया जाता। बट मेरे बच्चों में ये कल्चर है, और मैं कहीं भी जाती हूँ ये सब चीज़ें सिखाती हूँ। मुझे अगर कोई बोलेगा ना ये पिछड़ी हुई सोच है, नहीं, ये हमारा कल्चर है। एंड वी लिव इन इंडिया। यहाँ की ना हर चीज़ इतनी खूबसूरत है कि उसको जीना, उस कल्चर को जीना, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, अपने बच्चों को सिखाना। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, मेरे 4 नेफ्यू नीज़ हैं, और वो मेरे साथ, मेरे भैया भाभी के साथ भी उनकी इतनी दोस्ती नहीं है जितनी मेरे साथ, क्योंकि उनको भी वही कल्चर सिखाया। तो इमोशनली, और आपने जैसे बोला आप इमोशनली बहुत अटैच हो गए, तो जब तक आपके अंदर फीलिंग ही नहीं है तो आप जुड़ेंगे कैसे। यहाँ पे फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़, ये सेवा वाला भाव आने के लिए एक अनजान बंदा जिसमें फीलिंग नहीं है वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी। अब बच्चों के अंदर आपने क्या कलाएं भरी हैं वो मैं देखना चाहूँगी। जैसे अभी आपने योगा की बात करी, एक वॉक थ्रू में लेना चाहूँगी आपके पूरे एनजीओ का।